आज के इस क्लास में आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं कक्षा 11वीं के भौतिक सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। तो भौतिक सब्जेक्ट की जो अध्याय 2 है उसका मैंने पार्ट 1 का वीडियो पहले ही मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको पार्ट 1 का वीडियो देखना है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में चेक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं, कमेंट बॉक्स में चेक करना। कमेंट जो बॉक्स है उसमें लिंक लगा हुआ मिल जाएगा। मतलब कमेंट अगर आप चेक करते हैं तो वहाँ पे पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम आज आप लोगों को पार्ट 2 पढ़ाने वाले हैं। तो पार्ट 2 में मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा एसआई पद्धति के मूल मात्रकों की परिभाषा पढ़ाऊंगा। तो एसआई पद्धति के मूल मात्रकों की परिभाषा को पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कल के बारे में बताने वाला हूं कि मूल मात्रक कितने हैं। मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 है और 2 पूरक मात्रक है। तो इन्हीं जो 7 मूल मात्रक है और 2 जो पूरक मात्रक है इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1 को, तो पहले पार्ट 1 को देखो, उसके बाद पार्ट 2 को देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं पार्ट 2 को। तो पार्ट 2 में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एसआई पद्धति के मूल मात्रकों की परिभाषा पढ़ने वाले हैं। एसआई पद्धति के मूल मात्रकों की परिभाषा, जिसमें से पहला जो है ये लंबाई है। ठीक है, लंबाई जो है ये भौतिक राशि है, ये मात्रक नहीं है। क्या है? भौतिक राशि। इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक जो है वो मीटर है। तो मीटर के बारे में मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, पहले हम लंबाई को पढ़ते हैं। लंबाई क्या है? लंबाई जो है वो भौतिक राशि है। तो लंबाई की परिभाषा क्या होगा? आकाश में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबाई। समझ में आया? नहीं आया होगा तो चित्र से समझना। देखो, यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ पे दूसरा बिंदु है। पहले बिंदु का नाम हमने ए दिया और दूसरे बिंदु का नाम हमने क्या दिया? बी दिया। तो बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? लंबाई कहेंगे। समझ में आया? बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की ये दोनों क्या है? इसके बीच में आता है ना। तो बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? लंबाई कहते हैं। तो ये होता है लंबाई। समझ में आ गया लंबाई। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मीटर को। तो मीटर का निर्माण कैसे हुआ होगा? जो 1 मीटर कहते हैं ना, तो 1 मीटर को उन्होंने कैसे बनाया होगा? तो चलो देखते हैं मीटर को। 1 मीटर का निर्माण फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। तो पेरिस के निकट एक जगह है जिसे हम बोलते हैं सेवरस बोलते हैं। अगर आप लोगों को ये जगह पता नहीं होगा, फ्रांस पता नहीं होगा, पेरिस पता नहीं होगा, ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि फ्रांस में जो एफिल टावर है, जो लोहे की बना हुआ है ना एक टावर, आप लोग इंटरनेट में बहुत देखते हैं, एफिल टावर के बारे में चित्र दिखाया जाता है। तो जो एफिल टावर है वो फ्रांस में है, फ्रांस कंट्री में है। और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। तो पेरिस में ही वो टावर पाया गया है, एफिल टावर। तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। और पेरिस के निकट एक स्थान है सेवरस। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मानक जो है, अंतर्राष्ट्रीय मानक निकालने का कार्यालय है। उस कार्यालय में प्लेटिनम और इरेडियम की क्षण, ये क्या है? यहाँ से यहाँ जो है ये क्या है? एक क्षण है, मान लो। ठीक है, ये क्षण है, ये एक क्षण है। तो प्लेटिनम और इरेडियम का एक क्षण है। इस क्षण में जब नियत ताप मतलब क्या है? जो हमारे पृथ्वी में जो नॉर्मल तापमान होता है ना, उसको हम कहते हैं नियत तापमान। तो नियत ताप 273.16 कैलोरीन होता है। और जो वायुमंडलीय दाब होता है, जो नॉर्मल वायुमंडलीय दाब होता है, वो एक दाब जब इस पे दिया गया तब 1 मीटर का निर्माण हुआ। क्या हुआ? 1 मीटर का निर्माण हुआ। समझ में आया? नहीं आया ना? चलो एक बार और देखो, ये क्या है? ये एक क्षण है। ठीक है, ये क्षण किसका है? प्लेटिनम और इरिडियम का है। किसका है? प्लेटिनम और इरिडियम के मिश्र धातु का है। किसका है? मिश्र धातु का। ये मिश्र धातु का क्षण है। इतना तो समझ में आ गया। अब 1 मीटर निकला कैसे होगा? तो ये एक जो मीटर है वो नियत ताप मतलब जो हमारे पृथ्वी में जो नॉर्मल जो तापमान होता है उसको हम कहते हैं 273.16 केल्विन। अगर हम इसे फ़ारेनहाइट में देखें तो 98 फ़ारेनहाइट होगा। और अगर हम इसे सेल्सियस में देखें तो 37 सेल्सियस होगा, सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस में देखें तो 37 सेल्सियस होगा। तो यही जो है नॉर्मल तापमान है। ठीक है, तो नियत ताप जो हो गया मतलब नॉर्मल तापमान, और नॉर्मल दाब हो गया वायुमंडलीय दाब मतलब नॉर्मल दाब। जो हवा होता है ना, जो नॉर्मल होता है वो सिर्फ नॉर्मल दाब कहते हैं। तो एक दाब और नियत ताप 273.16 केल्विन, और एक दाब पर जब लगाया जाता है तो 1 मीटर का क्या हुआ? निर्माण हुआ। समझ में आ गया? 1 मीटर का निर्माण कैसे हुआ? इस प्रकार से हुआ। 1 मीटर के
अलग अलग समय में अलग अलग परिभाषा दिया गया है, जैसे कि समय बीतने के साथ परिभाषाओं में भी चेंजेस हुआ गया। ये सबसे पहला परिभाषा है। दूसरा परिभाषा क्या है? 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से शून्य में उत्सर्जित नारंगी लाल प्रकाश की 16,50,76,373 तरंगे समाहित होती है, उसे हम 1 मीटर कहते हैं। ठीक, समय बीतने के साथ इसकी जो परिभाषा है वो चेंज होने लगा। इसके साथ साथ जो तीसरा और एक और परिभाषा दिया है जो वर्तमान में सबसे मान्य है, ये परिभाषा क्या होगा 1 मीटर का? निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 सेकेंड के 299, 778, 400 यहाँ पे 58वें समय अंतराल में तय की गई दूरी को 1 मीटर कहते हैं। तो ये सबसे मान्य जो परिभाषा है वो क्या है? ये है। समझ में आ गया 1 मीटर की? ये सभी आपको याद करने हैं। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देख लेते हैं लंबाई के मात्रक। ठीक है, लंबाई के क्या क्या मात्रक हो सकते हैं? तो देखो, लंबाई के जो मात्रक है वो 2 भागों में बटा हुआ है। पहला जो है वो परमाणविक और आणविक दूरियों के लिए, और दूसरा है खगोलीय दूरियों के लिए। तो पहले हम परमाणविक और आणविक दूरियों के लिए पढ़ लेते हैं क्या क्या मात्रक है इसके लिए। तो देखो, यहाँ पे है, एक है माइक्रोन है, दूसरा है एंगस्ट्रॉन है, और तीसरा है फर्मी दिया हुआ है। तो 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? देखो, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है, जिसे हम इंग्लिश में इस तरह से लिख सकते हैं 1 म्यू। ये 1 माइक्रोन होता है ना, तो इसे म्यू से दर्शाया गया। 1 म्यू एम बराबर 10⁻⁻6 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है, जिसे ए के ऊपर में बिंदु लगा दे हुए, तो ये होता है 1 एंगस्ट्रॉन होता है बराबर 10⁻, यहाँ पे -6 है। 1 मिनट ना, दोनों जगह -6 नहीं हो सकता। यहाँ पे मैंने कुछ गलती किया है, चेक कर लेते हैं क्या गलती हुआ है। तो 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या होगा, गलती देख लेते हैं। यहाँ पे गलती जो है वो मिल गया। ठीक है, यहाँ पे गलती क्या था, ये 10 है। ठीक है, 10 होगा। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होगा 10⁻10 होगा, तब ये हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉन होगा। और फिर 1 फर्मी बराबर कितना होता है? 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर होगा, जिसे 1 एफ से दर्शाएंगे। ये एफ है, 1 एफ बराबर 10⁻15, और मीटर को हम किससे दर्शाते हैं? एम से दर्शाते हैं। तो ये मीटर है। समझ में आ गया? माइक्रोन, एंगस्ट्रॉन और फर्मी। अब हम खगोलीय को देखते हैं। ठीक है, क्या है? खगोलीय दूरियों के लिए देखते हैं। तो खगोलीय दूरियों में देखो, यहाँ पे खगोलीय दूरियों के भी यहाँ पे 3 प्रकार बताया गया है। पहला क्या है? प्रकाश वर्ष है, दूसरा है पारसेक है, और तीसरा है यहाँ पे खगोलीय दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 दिया हुआ है। तो देखो, प्रकाश वर्ष जो है वो क्या होता है? तो 1 प्रकाश वेग, प्रकाश वर्ष नहीं बोल रहा हूँ, 1 प्रकाश वेग बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसी तरह से अगर हम 1 प्रकाश वर्ष निकालेंगे तो ये जो प्रकाश वेग है ना 3 × 10⁸ मीटर में, हम ये 1 प्रकाश वर्ष का मतलब आपको समझ में नहीं आया ना? 1 साल में जितनी, ठीक है, 1 साल में क्या होता है प्रकाश वर्ष की मतलब 1 साल में जितनी दूरी तय करता है उसे हम कहते हैं 1 प्रकाश वर्ष। क्या कहते हैं? 1 प्रकाश वर्ष। 1 साल, और 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। घंटा कितना होता है? 365 दिन होते हैं, 24 घंटे होते हैं। मिनट कितना होता है? 60 मिनट और 60 सेकेंड। इसका अगर हम गुणा कर देंगे तो 1 प्रकाश वर्ष निकलता है। तो 1 वेग कितना हो गया? 3 × 10⁸ हुआ मीटर प्रति सेकेंड हुआ। 1 वर्ष में इनका गुणा कर देते हैं 3 × 10⁸ के साथ। 365 दिन होता है, इसका गुणा करेंगे 24 घंटे होते हैं। 60 मिनट और 60 सेकेंड का अगर गुणा करेंगे तो 1 प्रकाश वर्ष निकल जाएगा। तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। समझ में आ गया? इसके बाद देखो पारसेक को देखते हैं। पारसेक क्या होता है? 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होगा। ये पारसेक जो है वो दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है, मतलब ये प्रकाश वर्ष से भी बड़ा है। ठीक है, देखो 1 प्रकाश वर्ष के बराबर 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। लेकिन अगर इसी तरह से 3 को हम गुणा करेंगे, मतलब 1 से लेके 3 तक के, देखो 3 का हम लेते हैं तब ये 1 पारसेक बनता है। तो 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष को हम 1 पारसेक बोलते हैं। तो 1 पारसेक को अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे? 3.08 × 10⁻16 मीटर। इस प्रकार से भी हम इसे लिख सकते हैं। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो खगोली को देखते हैं। तो 1 खगोली, इसे AU से दर्शाते हैं। 1 खगोली बराबर 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। ठीक है, ये
ये जो है खगोलीय दूरी मापने का सबसे छोटा दूरी मापक है। समझ में आ गया ये भी। चलो आगे देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं दूसरे मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा क्या है? द्रव्यमान है। देखो द्रव्यमान के बारे में पढ़ते हैं। द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? द्रव्यमान। समझ में आया? नहीं आया? देखो द्रव्यमान का मतलब होता है भार से। जितने भी वस्तु में द्रव्यमान, अगर आपसे पूछा जाए कि द्रव्यमान का मतलब क्या है तो आप क्या कहोगे? भार कहोगे। और भार किन किन वस्तुओं का होता है? जिसको हम तौल सकते हैं। जितने भी वस्तु हैं जिसको हम तौल सकते हैं उसका भार होता है, और भार जो होता है उसी को हम क्या कहेंगे? द्रव्यमान कहेंगे। सीधी सी बात है। जैसे एक पिंड लेते हैं, एक पत्थर लेते हैं, पत्थर को उठाओगे तो पत्थर का भी हम भार तौल सकते हैं, तो वो क्या है? द्रव्यमान है। उसका द्रव्यमान तो रहेगा ना, भार रहेगा मतलब द्रव्यमान रहेगा। हवा का हम द्रव्यमान निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? हवा को हम तौल नहीं सकते, इसलिए उसका द्रव्यमान नहीं निकाल सकते। तो हवा का द्रव्यमान नहीं होता है। लेकिन जो वस्तु हमें दिखाई देता है, जिस वस्तु को हम देख सकते हैं, और उन सारी वस्तु का हम क्या कर सकते हैं? भार मतलब वजन तौल सकते हैं। वो सब के सब क्या है? वो सब के सब द्रव्यमान कहलाएगा। आप मार्केट में जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, तो सब्जी लोगे तो किलो में लोगे, तो उस वस्तु का भार निकाल सकते हो, तौल के बिल्कुल निकाल सकते हो, तो उसका द्रव्यमान निकाल सकते हो ना। तो उसका क्या है? वो द्रव्यमान है। समझ में आ रहा है? जो वस्तु आप तौल सकते हैं वो क्या है? वो सब के सब द्रव्यमान से निर्धारित आप कर सकते हो। समझ में आ गया द्रव्यमान का मतलब? तो देखो द्रव्यमान कैसे निकाला होगा? 1 किलोग्राम। एक द्रव्यमान समझ में आ गया ना। अब द्रव्यमान को निकाला होगा तो द्रव्यमान के लिए 1 किलो का बाड़ बनाया है। तो द्रव्यमान का जो मात्रक है वो क्या है? 1 केजी है। 1 किलोग्राम, किलोग्राम को हम केजी से प्रदर्शित करते हैं। तो 1 केजी को इन्होंने कैसे निकाला होगा? तो हम फिर से फ्रांस की राजधानी पे चलते हैं। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। पेरिस के जगह पे क्या है? वही सेवरेक जगह है। उसी जगह पे ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है। वहाँ पे 1 किलोग्राम का बाड़ बनाया है। तो 1 किलोग्राम का बाड़ जो है वो प्लेटिनम और इरेडियम जो धातु है, इसके मिश्र धातु से इन्होंने बनाया है। ये जो धातु ये बेलन के समान था। ठीक है, बेलन जैसा। बेलन कैसे दिखता है? देखो बेलन जो होता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। ठीक है, बेलन आप लोग जानते हो ना। बेलन जो इस प्रकार से रहता है, गोल रहता है। आप किसी बॉटल को देखना, गोल रहता है, वही बेलन है। गोल जो भी वस्तु गोल है उसे हम क्या कह सकते हैं? बेलन कह सकते हैं। ठीक है, बेलन का मतलब और भी मैं आपको बताता हूँ। देखो बेलन इस प्रकार से रहता है। यहाँ पे ये क्या है? ये वृत्त है, और वृत्त है तो ये क्या है? पाई आर स्क्वायर रहेगा, और इसके साथ यहाँ पे लंबाई अगर ऐड कर दो, लंबाई को हम किससे दर्शाते हैं? एस से। तो ये जो जिसके साथ मान जो है प्रदर्शित होता है उसे हम कहते हैं बेलन। याद रखना, पाई आर स्क्वायर, और ये एल जो है जिसके साथ भी प्रदर्शित होगा उसे हम क्या कहेंगे? बेलन कहेंगे। ठीक है, गणित के प्रश्न में ये आप लोगों ने पढ़ा होगा बेलन का सूत्र। तो यही जो सूत्र प्रदर्शित होगा उसको हम क्या कहेंगे? बेलन कहेंगे। समझ में आ गया? बेलन किसे कहेंगे? पाई आर स्क्वायर एल, ये रहेगा, इसे हम बेलन कहेंगे। बेलन का आयतन भी होता है, ये आयतन का ही सूत्र है। तो बेलन का आयतन हम निकाल सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? बेलन कहलाएगा। तो ये बेलन की आकृति का है, वहाँ पे रखा रहेगा। तो 1 केजी जो बना है वो बेलन की आकृति के प्लेटिनम और इरिडियम के मिश्र धातु से बनाया गया है। अब इसके बारे में कुछ और जानकारी यहाँ पे दिया है 1 केजी का यहाँ पे, और अगला जो परिभाषा दिया है उसको भी देख लेते हैं। तो देखो परमाणविक स्केल पर कार्बन 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 C और 12, ये 6 परमाणु क्रमांक है। और परमाणु भार कितना है? भार मतलब द्रव्यमान 12 है। तो परमाणु भार 12 के 5.0118 गुणित 10⁻25 घात जो है परमाणुओं के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहते हैं। समझ में आ गया? 1 किलोग्राम किसे कहेंगे? 1 किलोग्राम हम कहेंगे यहाँ पे कार्बन 12 के 5.0188 गुणित 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहते हैं। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 परमाणु द्रव्यमान बराबर 1.66 गुणित 10⁻27 kg। इस प्रकार से भी इसे हम लिख सकते हैं। समझ में आ गया? तो इसे 1 केजी को कैसे निकाला होगा? तो इस तरीकों के माध्यम से 1 केजी को निकाला है। अब द्रव्यमान के मात्रक देख लेते हैं। तो देखो द्रव्यमान के एक बड़े मात्रक होता है, एक छोटे मात्रक होता है। तो बड़े मात्रक में क्या क्या है? देखो यहाँ पे 1 क्विंटल, ठीक है, बड़े मात्रक है, क्विंटल में हम गिनते हैं तो बड़े मात्रक होगा। 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम को हम क्या कहते हैं? 1 क्विंटल कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें 1 मेट्रिक टन की, तो 1 मेट्रिक टन में कितना होगा? 100 क्विंटल होगा। 10 क्विंटल होगा, 10 क्विंटल होगा। तो 10 क्विंटल को हम 1 मेट्रिक टन कहते हैं। और किलोग्राम में अगर हम उसे देखें तो 1000 किलोग्राम होगा। 1000 किलोग्राम को हम क्या कहते हैं? 1 मेट्रिक टन कहते हैं। समझ में आ गया? अब छोटे मात्रक देखो, छोटे मात्रक में देखो यहाँ पे ग्राम है। 1 ग्राम बराबर क्या होगा? 10⁻³ kg होगा।
और यहाँ पे ग्राम से भी छोटा है 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम बराबर कितना होगा, 10⁻⁻6 किलोग्राम यहाँ पे होगा 1 मिलीग्राम का मतलब होगा। समझ में आ गया। ये सब के सब क्या है, भार नापने का काम करने वाला यंत्र है। समझ में आ गया। यंत्र कहो या फिर आप तौलने के लिए आप इसको बाड़ भी कह सकते हो। ठीक, आगे बढ़ें। अब हम देख लेते हैं समय को, देख लेते हैं। तीसरा जो है वो समय है। समय की परिभाषा क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के अंतराल को समय कहते हैं। देखो यहाँ पे एक बिंदु और दूसरी बिंदु यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये पहली बिंदु है, ये दूसरी बिंदु है। मैं पहली बिंदु से दूसरी बिंदु जाऊंगा तो मुझे जितना समय लगेगा, ठीक है, जितना अंतराल लगेगा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने पे, उसको मैं क्या कहूँगा, समय कहूँगा। मान लो ए से मैं बी तक जाता हूँ तो मुझे कितना समय लग गया, यहाँ पे 24 घंटे, मतलब एक दिन का समय लग गया। हो सकता है दूसरे रास्ते से हो सकता है यहाँ पे दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ। यहाँ पे 2 रास्ते हैं, मान लो एक रास्ता ये रहा और एक रास्ता मान लो इस तरह से घुमावदार रहा। ठीक है, एक रास्ते से जा रहा हूँ तो 24 घंटे लगा, घंटे, या फिर इसे दिन भी हम कह सकते हैं, एक दिन। ठीक है, एक दिन या 24 घंटे भी बोल सकते हैं। तो पहले रास्ते से मैं यहाँ पे एक बिंदु पे गया, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे, तो 24 घंटे लगा। तो अगर मैं दूसरे बिंदु से जा रहा, मतलब इसी बिंदु से दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ तो यहाँ पे 24 घंटे से अधिक का समय लगा। ठीक है, मान लो आपको यहाँ पे 36 घंटे का समय लगा। तो यही क्या है, जो घंटे का जो समय लग रहा है, यही क्या है, यही समय को प्रदर्शित करता है। तो समय की परिभाषा क्या होगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के अंतराल को क्या कहते हैं, समय कहते हैं। समय आपको समझ में आया। समय क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के अंतराल को हम समय कहते हैं। समय जो है हमेशा आगे बढ़ता है, हम समय के पीछे नहीं जा सकते। याद रखना, समय जो है हमेशा आगे बढ़ता है, हम समय के पीछे नहीं जा सकते। समय कितना होता है, भूत भविष्य वर्तमान, यही समय है ना, भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल। तो भूतकाल पे हम नहीं जा सकते, वर्तमान जो है वो अभी चल रहा है और भविष्य जो है आने वाला है। तो भविष्य के बारे में हम लोग नहीं जान सकते। वर्तमान के बारे में हम लोग कुछ हद तक के कह सकते हैं कि ये इसके बाद ये होने वाला है, ये हो सकता है, लेकिन भविष्य जो है वो हमें पता नहीं है कि क्या होने वाला है। लेकिन भूतकाल में हम वापस नहीं जा सकते। ये क्या कहलाता है, समय कहलाता है। समय के बारे में आपको और अधिक जानकारी मिल गई यहाँ से। चलो आगे देखते हैं, सेकेंड को कैसे निकाला होगा। समय का मात्रक क्या है, सेकेंड है। तो सेकेंड को कैसे निकाला होगा, तो देखो माध्यम और दिवस का 1/86/400 भाग जो है वो क्या है, 1 सेकेंड कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से एक माध्यम होगा निकालने का। उसके बाद जो दूसरा जो माध्यम है समय सेकेंड निकालने का, वो क्या है, सीजियम 133 परमाणु, सीजियम 133 परमाणु 9, 19, 26, 31 और 770 अगर कंपन करता है तो वो क्या कहलाएगा, 1 सेकेंड कहलाएगा। तो इस तरह से दूसरा जो आधार है सेकेंड निकालने का ये है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको 3 मात्रकों के बारे में पढ़ाया है। बाकी जो मात्रक बच गया है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। आशा करता हूं कि मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा।